आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, पहले इसकी कंसेप्ट समझ लेते हैं जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कंसेप्ट जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों मानी जाती है? पहले तो ये डिराइव होती है हमारी बैलेंस शीट से। ठीक है, और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि बैलेंस शीट जो है उसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है। बैलेंस शीट ऐसे दिखती है कुछ। ये होती है हमारी एसेट साइड, ये होती है हमारी लायबिलिटी और कैपिटल साइड। ठीक है, और इसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होती है, ये हमेशा मैच करती है। ये बनती है हमारी, पहले हम बनाते हैं P&L अकाउंट, फिर उसके नहीं पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं उसके बाद P&L अकाउंट, फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमारे कैपिटल साइड पे आता है, तो इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होता है या नेट लॉस जो है वो माइनस होता है। ठीक है, जो हमारा P&L से कैरी फॉरवर्ड होता है। और हम देखा जाए तो बैलेंस शीट में हमारी सारी कैपिटल आइटम्स शो होती हैं। कैपिटल आइटम्स कौन सी? चाहे वो हमारा रिसीट है, चाहे वो हमारा एक्सपेंडिचर है, सिर्फ कैपिटल आइटम्स ही हमारी शो होंगी किसमें? हमारी बैलेंस शीट में। अगर हमारे क्वेश्चन के थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद हमारी बैलेंस शीट जो मैच कर जाती है तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, मतलब हमने सारी ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट जो है बिल्कुल सही अकाउंट्स में डाला है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में सिर्फ हमारी कैपिटल आइटम्स ही कैरी फॉरवर्ड होती है हमारे ट्रायल बैलेंस में से। अब हमें क्वेश्चन में कई बार दिया जाती है हमारी रेवेन्यू आइटम्स भी, जैसे रेंट पेड या रेंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड, ऐसी रेवेन्यू आइटम्स भी दी जाती है। तो उसकी प्लेसमेंट किस तरह से होगी? अब आप बहुत ध्यान से इस सर्कल को समझना, इस कंटिन्यूअस सर्कल को समझना, फिर आपको समझ आएगा कि रेवेन्यू आइटम्स हमने किस तरह से अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है वो प्लेस करनी है। ठीक है, तो वो है हमारा कि हमारी जो भी देखा जाए कि रेवेन्यू आइटम्स हैं वो होती हैं शो हमारी P&L अकाउंट में, मतलब कि ट्रायल बैलेंस से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं सारी अपनी रेवेन्यू आइटम्स P&L अकाउंट में। और P&L का जो एंड रिजल्ट आता है, चाहे वो नेट प्रॉफिट आए चाहे वो नेट लॉस आए, वो हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं? अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किसके अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। अब हमने देखा कि मतलब कि जो हमारी रेवेन्यू आइटम्स का फाइनल रिजल्ट है वो शो होता है हमारी कैपिटल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स आएंगी उसका इफेक्ट किस में शो करना है? हमने अपने कैपिटल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, जैसे एक रेवेन्यू एक्सपेंस है वो माइनस होगा, रेवेन्यू इनकम है तो हमारी कैपिटल में क्या होगी? ऐड हो जाएगी। और अगर हमने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई हमने आइटम खरीदी है अपने क्या मतलब कि अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए की है, वो भी हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी माइनस क्यों होगी जब हम कैपिटल का अच्छे से टॉपिक समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि हमारा अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है गुड्स को सेल करने का, वो भी हमारे कैपिटल में एडजस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी आइटम्स जो हैं ये होंगी हमारी कैपिटल में एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू आइटम्स जो है वो कैपिटल में क्यों एडजस्ट होंगी। अब हम चलते हैं अपने कैपिटल को अच्छे से समझते हैं और फिर देखेंगे कि हमारे जो है कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी। पहले इसको इरेज कर दो। आई होप सबको ये सर्कल जो है ये कंटिन्यूअस सर्कल जो है समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू आइटम्स जो है हमारी कैपिटल में क्यों एडजस्ट होती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने कैपिटल के कंसेप्ट की तरफ, उसे समझते हैं कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों माना जाता है। फिर आपको समझ आएगी कि पर्सनल यूज के लिए जो आइटम्स हम परचेज करते हैं वो माइनस क्यों होंगी हमारी कैपिटल में से। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल को लायबिलिटी क्यों माना जाता है। उससे पहले मैं आपको एसेट्स की और लायबिलिटी की डेफिनेशन समझा दूं, फिर कैपिटल की डेफिनेशन पर चलेंगे। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स एक ऐसी वैल्यू होती है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। उसकी पेमेंट हमने कर दी है लेकिन वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी है, डेफिनेटली वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट क्या देगी? उस बिल्डिंग में अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस जो है प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो फ्यूचर में क्या दे रही है हमें वो बिल्डिंग? बेनिफिट दे रही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है। ठीक है, वो होते हैं हमारे एसेट्स। तब लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी वैल्यू जो हमारे पे ऑब्लिगेशन है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करना है उसे किसमें? फ्यूचर में। जैसे कोई लोन्स हैं और ये होती हैं आउटसाइडर्स की, कि हमारी आउटसाइडर्स से हमने कुछ अमाउंट ली है, जैसे लोन लिया है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या होगी? हमारी
लाइबिलिटी होगी हमारे पे कि हमने जो है वो पे करना है ऑन टाइम लोन जो है बैंक को, ठीक है। तो वो होगी हमारी आउटसाइडर्स पे, हमारे ऊपर आउटसाइडर्स की ऑब्लिगेशन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैपिटल क्या होता है और कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों माना जाता है, ठीक है। तो कैपिटल होती है एक ऐसी वैल्यू जो ऑनर लाता है बिजनेस में, और बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑनर को वापस करनी है वो। अब क्वेश्चन राइज होता है ऑनर तो बिजनेस का मतलब कि मालिक है, मतलब कि बिजनेस का मालिक है जो कैपिटल लाया तो उसको भी वापस करनी है। एक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी का, ठीक है। मतलब कि बिजनेस की जो है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने ऑनर से। ऑनर की अलग पहचान है, बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है, और बिजनेस की लैंग्वेज माना जाता है हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो होती है हमारी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और होती है हमारी बैलेंस शीट, और होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इनको माना जाता है बिजनेस की लैंग्वेज। इसी के थ्रू फिर जो हमारे यूजर्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। ये सही होगी तो यूजर्स के डिसीजंस भी सही होंगे। ये प्रिसाइज में समझा रही हूँ मैं कि अगर ये सही होंगी हमारी प्रिपेयर तो हमारे यूजर्स के डिसीजंस भी सही होंगे। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है हमारे बिजनेस की, तो इसका मतलब है ऑनर जो पैसा लाएगा, ऑनर जो अगर बिल्डिंग ला रहा है, ऑनर अगर गुड्स ला रहा है, तो डेफिनेटली वो बिजनेस पे एक लाइबिलिटी है कि हमने ऑनर को वापस करनी है इन फ्यूचर में। अगर शट डाउन होता है हमारा बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस डिसॉल्व होता है, तो डेफिनेटली सारे क्रेडिटर्स लोन्स पे करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है कि हमने ऑनर को ही वापस करनी है। वो सिर्फ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है हमारे बिजनेस की अपने ऑनर से। मतलब ऑनर में गो, ऑनर में कम, ऑनर में डाई, ऑनर में चेंज, मतलब कि आगे उसकी जनरेशन भी आ जाती है अगर ऑनर की, तब भी बिजनेस की अलग आइडेंटिटी रहेगी अपने ऑनर से। और बिजनेस की लैंग्वेज होती है उसकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके थ्रू बिजनेस जो है ग्रो करता है, प्रॉफिट कमाता है। और इसीलिए जो है कैपिटल को क्या माना जाता है, एक लाइबिलिटी माना जाता है बिजनेस पे, ठीक है। और वो होती है ऑनर की लाइबिलिटी, ऑनर की ऑब्लिगेशन कि हमने ऑनर को जो है पेमेंट वापस करनी है। सो आई होप सब आपको कैपिटल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और पर्सनल यूज की आइटम जिसमें से इसीलिए माइनस की जाती हैं, क्वेश्चन अराइज होता है वो कैपिटल में से क्यों माइनस की जाती हैं। रेवेन्यू आइटम्स का तो समझ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का भी समझ आ गया। अब पर्सनल यूज की आइटम्स जो है वो क्यों माइनस की जाती हैं। मान लो ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करवाई है, मान लो कैश विड्रॉ करवाया है, तो वो कैपिटल में से ही जाएगा ना, ऑनर की कैपिटल में से उसको पेमेंट करेंगे। ये लो भाई आपने जितनी हमारी कैपिटल बिजनेस में लाए थे, अब आप बिजनेस यूज के लिए नहीं यूज कर रहे हो पैसा, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पैसों में से वो काटेंगे, और हम जो है वो पर्सनल यूज का मनी जो है अपनी कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं इसीलिए, ठीक है। चाहे मोटरसाइकिल बाय करने के लिए करे, चाहे कोई बिल्डिंग अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे कोई भी एसेट। अब माना जाता है मान लो एक बिल्डिंग हमने पर्सनल यूज के लिए बाय की है, ठीक है, बिल्डिंग पर्सनल यूज के लिए, वो बिल्डिंग हमारे लिए एसेट नहीं होगी, वो हमारी कैपिटल में से ही माइनस होगी। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग है वो पर्सनल यूज के लिए ऑनर ने यूज किया, तो उसकी कैपिटल में से हम देंगे, ये लो भाई जो आप पैसा लाए थे, लाइबिलिटी थी हमारी, उसमें से हमने आपको जितना पैसा दे दिया कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग खरीद सकते हो, लेकिन वो हमारे बिजनेस की एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर में हमें कोई बेनिफिट है हमारे बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस को उस बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑनर की पर्सनल यूज के लिए है, इसीलिए वो हमारी कैपिटल में से रिड्यूस होगी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये जो कैपिटल में से हम पर्सनल यूज की आइटम्स और रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट एंड लॉस क्यों माइनस करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम कुछ 4 कंडीशंस जिससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल वो इक्वल आएगी। उससे पहले ये रेस कर देते हैं सारा जो समझाया है, सो दैट स्पेस बन जाए और हमें समझ आ जाए कि वो 4 कंडीशंस कौन सी हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल आएंगी और हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल सही होंगी। वो कंडीशन समझना भी ज़रूरी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, टर्मिनोलॉजी भी समझना ज़रूरी था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, क्योंकि ये आपको सेंटेंसेस जो हैं, ये जो आपकी ट्रांजेक्शन है तभी समझ आएंगी जब आपको पर्सनली कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी, अच्छी तरह से कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। तो वो जो 4 कंडीशंस हैं वो हैं हमारी कि अगर हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी एक लायबिलिटी भी उस अमाउंट से इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हमारी कि अगर एक हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक लायबिलिटी जो है उसी अमाउंट से डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेम आएगी, इक्वल आएगी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है थर्ड,
वो कहती है अगर एक एसेट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है और उसी अमाउंट से एक एसेट जो है डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी पे नील इफेक्ट है उस ट्रांजेक्शन, नील इफेक्ट है अगर उस ट्रांजेक्शन का मतलब लाइबिलिटी पे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एसेट पे भी नील इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर एक अमाउंट से हमारा एसेट जो है उसी अमाउंट से अगर इंक्रीज हो रहा है उसी अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली एसेट पे भी नील इफेक्ट होगा। सो ये जो है इक्वल होगी इस कंडीशन में भी। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर एक अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उसी अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, सो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी ट्रांजेक्शन जो है मतलब कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल आएगी और एसेट पे उसका, एसेट के ऊपर उसका नील इफेक्ट है और लाइबिलिटी के ऊपर भी एंड रिजल्ट उसका नील इफेक्ट ही आएगा। तो इन 4 कंडीशंस में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगी। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगी होंगी 4 कंडीशंस। इन्हीं 4 कंडीशंस के ऊपर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो वर्क करती है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इन डिटेल अपने क्वेश्चन को अब समझते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं सो दैट थोड़ी स्पेस बन जाए और हम अपने क्वेश्चन को इन डिटेल 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन को समझें और फिर उसकी प्लेसमेंट करें अपनी एक्सप्लेनेशन चार्ट में कि कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करें और बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करनी है तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपना एक्सप्लेनेशन चार्ट प्रिपेयर, फिर उसके बाद करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर, फिर उसके बाद करेंगे अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगी और बैलेंस शीट होगी हमारी फाइनल इक्वेशन से प्रिपेयर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ समीर गोयल। तो समीर गोयल के अकाउंट में बताओ कि सारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए पहली ट्रांजैक्शन को समझते हैं। पहले इंडिविजुअली समझेंगे, फिर जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो फिर फाइनल इक्वेशन बनाएंगे सारी इक्वेशंस को इकट्ठा करके। ठीक है, तो पहले पहली ट्रांजैक्शन को इन डिटेल हम समझते हैं जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में समझा था, विद रीजंस, विद लॉजिकल रीजंस के साथ। और फिर इस ट्रांजैक्शन को समझने के बाद फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वो भी आपको इन प्रिसाइज दोबारा से समझा दूंगी, इससे क्या होगा आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी और इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से करने का नीड नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। ठीक है, बिजनेस किया हमने कैश के साथ स्टार्ट, इसका मतलब ऑनर जो है समीर गोयल जो है वो लाया है कैश बिजनेस में। ठीक है, तो डेफिनेटली कैश जो है हमारा क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। किस अमाउंट से इंक्रीज हुआ होगा हमारा कैश, 1 लाख की अमाउंट से इंक्रीज हो गया होगा। लेकिन अब दूसरी साइड पे कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसे समीर गोयल को पे करना है वापस। ठीक है, सिंस ऑनर लाया लेकिन उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है बिजनेस की अपनी, तो डेफिनेटली साथ ही बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई, एक लायबिलिटी आ गई, तो उसको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर अपने ऑनर को समीर गोयल को वापस 1 लाख की। तो ये क्या होगी हमारी कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, ऑनर की, बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसने ऑनर को पे करना है। सो डेफिनेटली कैपिटल भी हमारी इंक्रीज होगी क्योंकि ऑब्लिगेशन है, तो डेफिनेटली हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी। किस अमाउंट से, 1 लाख की अमाउंट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इससे क्या हो गया, ये हमारी है एसेट, लायबिलिटी अभी कोई नहीं है और ये हमारी कैपिटल है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही प्लेस की है हमने। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड ट्रांजेक्शन पे, तो उसको भी इंडिविजुअली समझते हैं कि किस तरह से उसकी हम उसको प्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस 3000 का रेंट हमने एडवांस में पे किया। पहली बात तो ये है, पहले ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी इसकी और इसका रीजंस मैं आपको समझाऊंगी कि ये हमने उस तरह से क्यों बनाई है। ठीक है, तो रेंट पेड इन एडवांस 3000 पेमेंट की है तो डेफिनेटली कैश कम हुआ होगा, तो पहले हम करेंगे कैश को डिक्रीज। ठीक है, कैश को डिक्रीज किस अमाउंट से करेंगे, 3000 के अमाउंट से पेमेंट की है। अब ये सिंस हमारी रेवेन्यू आइटम है और मैं हमेशा बोलती हूँ वो कैपिटल में शो होती है, लेकिन ये कैपिटल में नहीं शो होगी अब, क्योंकि ये है हमारे प्री पेड एक्सपेंसेस तो हैं रेवेन्यू नेचर के भी, लेकिन प्री पेड है, मतलब हमने पहले ही पे कर दिए, तो प्री पेड एक्सपेंसेस हैं ये हमारे। ठीक है, और प्री पेड एक्सपेंसेस का मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो प्री पेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं। अब आपको समझाती हूँ एसेट्स कैसे होते हैं हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्री पे किया हमने एक्सपेंस को अपने, मतलब कि अभी हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं थी कि पे करना है हमने रेंट, लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया 3000 का रेंट। तो ये एसेट कैसे हुआ, क्योंकि एसेट एक ऐसी वैल्यू है,
जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जिसकी पेमेंट हमने कर दी हुई है। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट क्या देगी कि वो रेंट की प्लेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर का हमें बेनिफिट मिल गया कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट हमने कर दी है। तो डेफिनेटली जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए क्या हुए, हमारे एसेट हुए। ये हमारी कैपिटल में नहीं शो होंगे, रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन प्रीपेड हैं, तो इसका मतलब है कि ये हुए हमारे एसेट। क्यों? क्योंकि एसेट होती है एक ऐसी वैल्यू जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जिसकी हमने पेमेंट कर दी हुई है। इसकी प्रीपेड एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी है। प्रीपेड का मतलब ही क्या कि पहले पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी है, लेकिन इसका जो बेनिफिट हम ले रहे हैं फ्यूचर में ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने वो पेमेंट कर दी है लेकिन बेनिफिट जो है फ्यूचर में ले रहे हैं हम, पेमेंट उसकी कर दी है, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। अब ये हमारा एसेट हो गया तो हमारा एसेट जो है एक प्रीपेड एक्सपेंसेस से खुलेगा, प्रीपेड के नाम से। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक एसेट खुलेगा और अकाउंट, और उसके बीच में हम 3000 जो है वो ऐड कर देंगे, और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही लायबिलिटी कोई है। सो डेफिनेटली एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ जो हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है उसका इफेक्ट क्या है, निल है हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये भी निल हो गया और ये भी निल हो गया, और ये हो गया हमारा मैच। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ट्रांजैक्शन थी, क्योंकि इसमें नई टर्मिनोलॉजी आई थी प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आपको ये समझ आ गई होगी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, या प्रीपेड जो हमने प्रीपेड मतलब एडवांस एक्सपेंसेस जो हैं हमने पेमेंट की है, वो हमारी एसेट होते हैं। एसेट क्यों होते हैं? एसेट एक ऐसी वैल्यू है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, जिसकी हमने पेमेंट कर दी हुई है। इसका मतलब यही है कि हमने पहले पेमेंट कर दिया, इसका बेनिफिट हम अब ले रहे हैं, फ्यूचर में ले रहे हैं। सो डेफिनेटली ये क्या हो गया, हमारे एसेट्स हो गए। आई होप सबको सेकंड ट्रांजैक्शन भी क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। उससे पहले हम इरेज कर देते हैं थोड़ा यहाँ से, सो दैट हम अपनी ट्रांजैक्शन थर्ड को अच्छे से समझ सकें इंडिविजुअली, और फिर देख सकें कि उसका इफेक्ट फाइनल क्या आता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी अब थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कहती है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन हैं कि एक तो हमने परचेजेस की हैं गुड्स की। ठीक है, इसका मतलब हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। दोनों में परचेज किए गुड्स की, एक हुआ होगा 50,000 से, फिर हुआ होगा 20,000 से। मतलब 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा एक हमारा, एक हुआ होगा हमारा 20,000 से इंक्रीज जो हमने क्रेडिट पे किया है। ठीक है, चलो 20,000 का बाद में समझाऊंगी, ऐसे फिर कंफ्यूजन होगा कि इस ट्रांजैक्शन का फाइनल इफेक्ट किस तरह से आया है। ठीक है, तो 50,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ होगा, तो डेफिनेटली इसकी पेमेंट हमने कैश में की है 50,000 की, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, कैश जो होगा हमारा डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है, किस अमाउंट से, 50,000 के अमाउंट से, क्योंकि पेमेंट की है, स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो कैश डिक्रीज हुआ, और लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन का अगर इफेक्ट देखें तो क्या आ रहा है, 50,000 प्लस माइनस 50,000, तो वो हो गया हमारा नील इफेक्ट, और लायबिलिटी साइड पे भी नील इफेक्ट है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का समझ आ गया। अब इसी की थर्ड की ट्रांजैक्शन का सेकंड पार्ट करते हैं। हमने स्टॉक खरीदा 20,000 का क्रेडिट पे, मतलब उसकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है, वो फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। सो स्टॉक जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया, किस अमाउंट से, वो तो इंक्रीज होगा ही 20,000 से। और लायबिलिटी साइड पे अब हम क्रेडिटर्स का अकाउंट खोलेंगे और उसमें करेंगे 20,000 से अपने क्रेडिटर्स को इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमने उनको पेमेंट करनी है। सो डेफिनेटली क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज होंगे 20,000 से। ये है एसेट वाली साइड, ये है लायबिलिटी और कैपिटल वाली साइड। तो ये हो गई हमारी इक्वल। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स भी 20,000 से इंक्रीज हो गए हैं, स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगी हमारी इक्वल। आई होप सो इस थर्ड ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। इंडिविजुअली मैंने पार्ट्स में समझाया है कि किस तरह से इसका इफेक्ट जो पड़ेगा और क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ और इसे कर देते हैं हम इरेज। आई होप सबको समझ आ गया, नोट डाउन आपने कर लिया है। अब हम समझते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन को। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन को जैसे ही समझेंगे और वो भी इंडिविजुअली समझेंगे और देखेंगे उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ अब।
तो फोर्थ ट्रांजेक्शन कहती है हमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। इसका मतलब ये है कि हमने 80,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्ट थी 40,000। मतलब हमारे गोडाउन से या फैक्ट्री से 40,000 के स्टॉक कम हुआ है। ठीक है, 40,000 का स्टॉक कम हुआ है जो हमने 80,000 पे सेल किया है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। तो पहले हुआ होगा सेल की है कैश में कितनी 80,000, मतलब इन हैंड हमारे पास कितनी अमाउंट आई है 80,000 आई है। तो इसका मतलब कैश हमारा इन हैंड जो इंक्रीज हुआ है वो किस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है 80,000 की अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए हमारा स्टॉक कितना कम हुआ है, स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ है हमारा, वो सिर्फ 40,000 का हुआ है। वो हमारी मर्जी है हमने उसको कितने का सेल करना है, लेकिन हमारे गोडाउन से 40,000 का ही स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -40,000। और देखा जाए तो हम अब अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें अपना तो वो कितना आता है 80,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 40,000। तो हमें प्रॉफिट कितना आया 20,000 का प्रॉफिट आया है हमें। और प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया है, सारी रेवेन्यू के आइटम सारी कैपिटल में आती हैं, सारी प्रॉफिट एंड लॉस आए या पर्सनल यूज़ की आइटम्स हमने अगर कुछ यूज़ की हैं, विड्रॉ किया है कुछ पैसा, तो डेफिनेटली वो किस में शो होता है कैपिटल में शो होता है। सो प्रॉफिट हुआ है हमें ये भी कैपिटल में शो होगा। रीज़न मैं आपको दे चुकी हूँ कि वो कैपिटल में क्यों शो होगा। ठीक है, तो कैपिटल में शो होगा प्लस 20,000 की अमाउंट, सॉरी ये हो गया हमारा 40,000 का प्रॉफिट इधर। ठीक है, 20,000 का नहीं है 40,000 का है, तो ये हो गया हमारा 40,000 का प्रॉफिट। और ये 40,000 का प्रॉफिट हम कहाँ शो करेंगे अपनी डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट में। उसका रीज़न ये मैं आपको बता चुकी हूँ कंसेप्ट जब समझा रही थी। तो ये हो गया हमारा प्लस 40,000 इधर। ठीक है, अब देखो हमारा इफेक्ट क्या आ रहा है, ये हमारी है एसेट साइड, ये हमारी है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, ये इक्वल आनी चाहिए। सो 80,000 माइनस 40,000 का इफेक्ट आता है 40,000, इसका इफेक्ट भी क्या आ रहा है 40,000। सो ये हो गया हमारी इक्वेशन मैच। इसका मतलब हमने ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग की है, जो रिकॉर्ड की है, वो बिल्कुल सही की है। और कैपिटल में प्रॉफिट जो इसलिए शो हुआ है क्योंकि जितनी भी हमारी रेवेन्यू नेचर की या प्रॉफिट या लॉस की आइटम्स है वो हम कैपिटल में करेंगे, क्योंकि P&L का एंड इफेक्ट जो है नेट रिजल्ट जो आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपनी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ और उसे भी डिटेल में इसी तरह से समझते हैं अब। सो उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लो और मैं थोड़ी स्पेस बना लेती हूँ इधर, सो दैट मैं आपको फिफ्थ आइटम जो है वो अच्छे से समझा सकूँ। और उसके लिए भी आपको इन डिटेल रीजंस के साथ आपको आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने ये जो है फोर्थ आइटम की जो है पोस्टिंग करनी है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं अगर समझ आ रहा है तो डेफिनेटली जब मैं आपको नीचे दोबारा पोस्ट करवाऊंगी, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर बनाएंगे तब आपको फिर दोबारा से वहाँ पे समझ आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इस कंसेप्ट की। तो अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी इन कैश। कैश में हमने पे की है सैलरी, इसकी दो हैं ट्रांजेक्शन्स। सो डेफिनेटली इन दो ट्रांजेक्शन्स का हम अलग अलग इफेक्ट समझेंगे। एक ही ट्रांजेक्शन में दो ट्रांजेक्शन्स है। सैलरी क्या है हमारी रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, सैलरी क्या है हमारी रेवेन्यू आइटम है। सो डेफिनेटली ये जो सैलरी आएगी, ये जो हम शो करेंगे अपनी सैलरी, ये किस में शो करेंगे हम अब अपनी कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की है तो कैपिटल अकाउंट में। इस पार्ट को मैं समझा रही हूँ पेड सैलरी इन कैश। कैश में पे की है तो कैश क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। पेमेंट है तो डेफिनेटली कैश क्या होगा डिक्रीज होगा। किस अमाउंट से डिक्रीज होगा 4500 के अमाउंट से। और उधर हमारी कैपिटल इफेक्ट होगी। कैपिटल में रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं माइनस होते हैं। सो डेफिनेटली वो 4500 हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। इसका मैं आपको कंसेप्ट में समझा चुकी हूँ कि कैपिटल का जब मैं कंसेप्ट समझा रही थी कि जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो हमारी इनकम है, वो कैपिटल में एडजस्ट होंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि P&L का एंड रिजल्ट चाहे नेट प्रॉफिट आए चाहे नेट लॉस आए वो किस में एडजस्ट होता है हमारी कैपिटल में। इसलिए कैपिटल में इसका इफेक्ट डालेंगे। तो ये होगी हमारी डिक्रीज। ये है हमारी एसेट साइड, ये है हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड, और ये होनी चाहिए इक्वल, और ये हो रही है हमारी इक्वल इससे। ठीक है, ये हमारा था फिफ्थ ट्रांजेक्शन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना ज़रूरी है और उसको ध्यान से सुनना। वो है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी का कंसेप्ट।
अब एक बार आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मैंने प्रीपेड समझाया है, मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपको समझा देती हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है हमारा कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देनी है, अभी सैलरी जो है पे करनी है, किस अमाउंट की, 1000 के अमाउंट की। तो इसकी मतलब ये हुई हमारी लाइबिलिटी हमारे बिजनेस के। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी का डेफिनेशन क्या, एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने अभी पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे एक ऑब्लिगेशन है कि हमने उसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुई, हमारी लाइबिलिटी हुई कि हमारे पर एक बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, जिसको हम कह देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसलिए ये एक हमारी एक लाइबिलिटी मानी जाती है फॉर द रीज़न क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट करनी होती है। तो इसका क्या होगी, इसका होगा हमारा इफेक्ट डलेगा। एक तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से खोलेंगे, क्या खोलेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे अपनी लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी का वो जो अकाउंट हमारी लाइबिलिटी साइड पे होगा वो होगा इंक्रीज। किस अमाउंट से इंक्रीज होगा वो प्रॉपर समझाती हूँ सो दैट आपको इक्वेशन के थ्रू समझ आए। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा कि ये हमने किस तरह से शो करना है अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी की ट्रांजेक्शन को। ठीक है, सो देखो ये होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी के हेड के अंदर हम एक सब हेड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी है। मैंने समझा दिया लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज़ को हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगी किस अमाउंट से, 1000 के अमाउंट से। सिंस ये क्या है हमारा, ये हमारी है रेवेन्यू नेचर की आइटम है, और ये किस में शो होगी, हमारी कैपिटल में शो होगी। ठीक है, तो कैपिटल में क्या करेंगे, डेफिनेटली एक्सपेंस है तो माइनस, हम इसको क्या कर देंगे, अपने कैपिटल में से हम इसे माइनस कर देंगे कि हमने पेमेंट ये करनी है, अपने ऑनर के कैपिटल में से इतनी अमाउंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकालनी है, तो ये हो जाएगी माइनस। और इसका जो है एसेट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, नील इफेक्ट डलेगा। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे भी क्या हो गया, इस पे नील है तो इस पे भी नील हो गया। अब आपके क्वेश्चन में एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीपेड एक्सपेंस हमने जो लिखा था, जो पे किए हैं एडवांस में, वो हमने कैपिटल में क्यों नहीं शो किए। एक तो उसका था इफेक्ट हमारे एसेट्स पे, दूसरा हम पे कर चुके हैं, सो डेफिनेटली वो हमारे पे लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी वाली साइड पे कैपिटल में नहीं शो होगी, वो हम पे कर चुके। दूसरा वो हमारी कैश पेमेंट थी, तो हमने कैश में पे किया था तो कैश इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपनी 6th आइटम पे जो लास्ट है, फिर हम अपनी प्रॉपर फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। सो पहले मैं इसे रेज कर दूं। आई होप्स आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का कंसेप्ट भी अब समझ आ गया होगा कि इसकी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है हमने किस तरह से प्लेस करना है। तो चलिए चलते हैं अब अपनी 6 ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कहते हैं ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए साथ ही समझ आ जाता होगा कि कैपिटल को इफेक्ट करेगी। सिंस हमने मोटरसाइकिल खरीदा है पर्सनल यूज़ के लिए, अगर बिजनेस के लिए खरीदा होता तो ये क्या होता, हमारा एसेट होता। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वैल्यू जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए खरीदा है तो हमारे को फ्यूचर में मोटरसाइकिल बेनिफिट देगा। कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ है वो उसे यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो है एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर रेशियो जो है वो कम हो जाएगी, वो एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, उन्हें एक एडवांटेज मिलेगी, उन्हें एक इंसेंटिव मिलेगा। सो इसका मतलब है हमने पर्सनल यूज़ के लिए निकालना है, तो डेफिनेटली वो हमारी कैपिटल में से रिड्यूस होगा, क्योंकि बिजनेस को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, और ब्रॉड हमने 30,000 का किया तो एक हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ होगा, पेमेंट की होगी डेफिनेटली 30,000 की, तो हमारा कैश डिक्रीज़ होगा। एक साइड पे कैश डिक्रीज़ हो रहा है 30,000 का, और दूसरी साइड हमारे कैपिटल को इफेक्ट कर रहा है। और इसका रीज़न ये है कि जो पर्सनल यूज़ के आइटम्स हैं जो विड्रॉ करते हैं हम, तो डेफिनेटली वो किसको इफेक्ट करते हैं, कैपिटल को। तो बिजनेस के कैपिटल में से, मतलब जो ऑनर पैसा लाता है बिजनेस में से, फिर उसको कहा जाता है कि आपके पैसे में से आपको पर्सनल यूज़ के लिए हम दे रहे हैं, क्या वो अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तो डेफिनेटली हमारी कैपिटल में से भी 30,000 जो है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, ये हमारी एक एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, तो ये होनी चाहिए इक्वल, और ये हो रही है इक्वल। ठीक है, सो आई होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा हमारा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स का मैंने आपको इंडिविजुअल इफेक्ट समझाया है कि क्या होगा हमारी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल इफेक्ट। अब हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन टेबल में कि कौन कौन से अकाउंट जो है इफेक्ट हो रहे हैं, इन प्रिसाइज मैं फिर आपको बता दूंगी, और उसके बाद हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। फिर अगर आपको ज़रूरत है तो बैलेंस शीट बनाकर भी दिखा दूंगी कि इक्वल आ रही है फाइनल इक्वेशन से या नहीं आ रही है। तो चलिए चलते हैं अब अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारा ये
ये है हमारा एक्सप्लेनेशन टेबल, ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी। यहाँ हमने लिखा हुआ है अकाउंट्स इफेक्टेड, एसेट्स कौन सी हो रहा है, लायबिलिटीज और कैपिटल कौन सी हो रही है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ स्टार्ट किया, कैश क्या हुआ है हमारा, एसेट है, तो कैश हो गया हमारा इंक्रीज। इधर डेफिनेटली कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, कैपिटल को इंक्रीज हुई होगी क्योंकि डेफिनेटली हमारे बिजनेस के ऊपर साथ ही ऑब्लिगेशन आ गई कि हमने जो है अपने ऑनर को वापस करने हैं पैसे, क्योंकि हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है बिजनेस की और ऑनर की अलग आइडेंटिटी है, उन दोनों की सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। ऑनर में कम, ऑनर में गो, ऑनर में डाई, ऑनर में चेंज, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। इसीलिए जो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज किया है, जो हमारी ऑनर की ऑब्लिगेशन है बिजनेस के ऊपर कि हमें जो है वो पे करना है। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया है, तो ये क्या थे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या समझाया था, वो हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि एसेट एक ऐसी वैल्यू है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जिसकी हम पेमेंट जो है वो कर चुके हैं। तो इसका मतलब इस एक्सपेंस की हम पेमेंट कर चुके हैं रेंट की, सिंस इसको कैपिटल में नहीं शो करेंगे अब हम, क्यों, क्योंकि इसकी पेमेंट हम इन एडवांस कर चुके हैं। सो ये हो गया हमारा एसेट, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि अभी हम पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और हम उस चीज़ को, उस बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए मान लो हमने रेंट पे किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का एक हम सब हेड बनाएंगे अपने एसेट साइड पे, और वो हो गया हमारा इंक्रीज, ठीक है। और दूसरी साइड पे पेमेंट की है उसी अमाउंट से, मतलब कैश से पेमेंट की होगी तो कैश के अकाउंट को उसी अमाउंट से हम डिक्रीज कर देंगे। सो इसका इफेक्ट जो लायबिलिटी साइड पे कोई नहीं आएगा और इसका इफेक्ट जो है हमारा एसेट साइड पे भी नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा उसी अमाउंट से डिक्रीज हो रही है एसेट, तो इसका नलीफाइड इफेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। सो एक ट्रांजेक्शन थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए परचेज किए हैं गुड्स, मतलब कि कैश हमारा क्या हुआ होगा, डिक्रीज, क्योंकि पेमेंट की होगी तो कैश क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन हमने क्या खरीदा है, गिव एंड टेक होता है अकाउंट्स, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टॉक जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ होगा गोडाउन में, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं सिमिलर अमाउंट से। तो इसका मतलब हुआ कि लायबिलिटी साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये इफेक्ट जो है यहाँ पर भी नलीफाई हो जाएगा, वहाँ है नहीं, तो इक्वेशन जो है वो टैली हो जाएगी। सो आई होप सो इन प्रिसाइज आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसी पार्ट का सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज किए हैं, डेफिनेटली हमारा स्टॉक जो है इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, स्टॉक तो इंक्रीज हुआ होगा गोडाउन में, लेकिन क्रेडिट पे परचेज किए हैं। सो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में एक हेड, सब हेड आ गया होगा क्रेडिटर्स के नाम से। सो क्रेडिटर्स भी उस अमाउंट से इंक्रीज हो गए होंगे जिस अमाउंट से हमने स्टॉक परचेज किया है क्रेडिट पे, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हमने फ्यूचर में अपने क्रेडिटर्स को वो पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो भी क्या हो गए होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे। सो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन प्रॉफिट, मतलब हमने प्रॉफिट पे सेल किया है अपने गुड्स को सेल किया है प्रॉफिट पे। तो इसको समझते हैं हम किस तरह से। इसके तीन इफेक्ट्स होंगे। जो प्रॉफिट है जितने भी अमाउंट का होगा, वो मैंने ऊपर ट्रांजेक्शन समझा दी है, वैसे जितनी भी अमाउंट का होगा वो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, हमारी कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा कि हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, किस अमाउंट से, प्रॉफिट की अमाउंट से। अब मैंने आपको रीज़न बता दिया कि कैपिटल अकाउंट क्यों इंक्रीज होगा। कैपिटल अकाउंट जो है वो इसीलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे जितने भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो आता है वो सारा, और जो हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवाते हैं पैसा बिजनेस से, वो सारा किसको इफेक्ट करता है, कैपिटल को करता है, ठीक है। क्योंकि पीएनएल का जो एंड रिजल्ट है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और वो होता है हमारा एडजस्ट किसमें, कैपिटल में, इसलिए ये इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, सोल्ड किए गुड्स कैश पे। सो कैश उस अमाउंट से इंक्रीज हुआ होगा जितने अमाउंट पे हमने रिसीव किया है, मतलब कि ये होगी हमारी सीपी प्लस प्रॉफिट का अमाउंट, हमारा कैश जो हमने इंक्रीज करना है। और हमारा स्टॉक जो है वो डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि हमने सेल की है। डाउन से जो है
वो स्टॉक निकल गया होगा, लेकिन ये होगा हमारा सीपी के अमाउंट से, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हम डिडक्ट करेंगे अपने स्टॉक को, वो हमारी मर्जी है हमने कितने प्रॉफिट पे सेल करना है, किस अमाउंट पे सेल करना है, लेकिन यहाँ से तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही डिडक्ट करेंगे। सो इसका इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट जितना ही आ जाएगा। देखो सीपी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट जितना ही आ जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट तो इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी ट्रांजेक्शन समझ आ गई होगी कि इसकी किस तरह से हमने करनी है। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश। पहले ये तो रेवेन्यू आइटम है, ठीक है, रेवेन्यू आइटम है, और ये किस में शो होगी? हमारी कैपिटल में। उसका रीज़न यही है कि कैपिटल में ही इसीलिए एडजस्ट होंगी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, क्योंकि उसमें ही हम पीएनएल का एंड रिजल्ट जो आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स, चाहे वो रिसीट्स हैं, चाहे वो हमारी एक्सपेंसेस हैं, मतलब इनकम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं, वो हमारी सारी कैपिटल में एडजस्ट होंगी। सो पेड सैलरी इन कैश, तो कैश में पे की है, सो डेफिनेटली पहले तो कैश डिक्रीज हुआ होगा हमारे एसेट साइड से, उस अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने सैलरी जो है वो पे की है, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारी कैपिटल उस अमाउंट से जो होगी वो डिक्रीज होगी जिस अमाउंट से हमने सैलरी पे की है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में से डिडक्ट होगी, सो डेफिनेटली कैपिटल उस अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल हमने क्यों माइनस की है। कैश में तो पेमेंट की है, कैश तो इसलिए रिड्यूस किया है, लेकिन कैपिटल इसलिए रिड्यूस किया है क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर की आइटम है। इससे क्या होगा, ये होती है हमारी एसेट और ये होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी ट्रांजेक्शन में सेकेंड आइटम है हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग की। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी किस तरह से? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पेमेंट करने की। सो सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि हमने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं की है, अभी हमने करनी है। सो डेफिनेटली ये क्या होगी? हमारी लायबिलिटी होगी। तो हम लायबिलिटी के अंडर एक हेड ओपन करेंगे, सब हेड ओपन करेंगे जिसका नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी इंक्रीज उस अमाउंट से जिस अमाउंट से हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट ये इफेक्ट डालेगी कैपिटल पे, कैपिटल को उस अमाउंट से डिक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि ये हमने पेमेंट करनी है और ये क्या है? रेवेन्यू नेचर की आइटम है। तो किसको इफेक्ट करेगी? हमारी कैपिटल को इफेक्ट करेगी, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं वो कैपिटल को इफेक्ट करती हैं फॉर द रीजन क्योंकि पीएनएल का जो एंड रिजल्ट आता है, नेट प्रॉफिट आए या नेट लॉस आए, वो किसको इफेक्ट करता है? कैपिटल को। तो इसका मतलब है रेवेन्यू नेचर की आइटम्स किसको इफेक्ट करेंगी? कैपिटल को। सो आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से अकाउंट इसमें जो है, कौन से अकाउंट जो है इसको इफेक्ट करेंगे, इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कौन से इफेक्ट जो है इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज यहाँ पे आ गया है, मतलब विड्रॉ किया है पैसा। सो डेफिनेटली हमने कैश जो है उस अमाउंट से डिक्रीज कर देना है जिस अमाउंट से हमने मोटरसाइकिल परचेज किया है। कैश में पेमेंट की होगी तो कैश उस अमाउंट से डिक्रीज कर देना है। नेक्स्ट है हमारा, हमने करना है कैपिटल को डिक्रीज उस अमाउंट से। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपिटल को क्यों डिक्रीज करना है उस अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने मोटरसाइकिल परचेज किया है, क्योंकि हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया है। सो डेफिनेटली बिजनेस कहेगा कि आप अपनी कैपिटल में से उतना पैसा निकाल लो, सिंस ये बिजनेस की यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि कैपिटल में से डिक्रीज होगा ये मोटरसाइकिल का जो आपने परचेज किया है। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल हमारे बिजनेस के लिए एसेट नहीं है, हमें कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देने वाला है, वो पर्सनली आपको देने वाला है, तो इसीलिए वो कैपिटल में से डिक्रीज होगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको रीजंस के साथ इस टेबल के थ्रू अब इन प्रिसाइज भी समझ आ गया होगा कि कौन से अकाउंट जो हैं इस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कौन से अकाउंट्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे, ठीक है। सो ये था ये हमारा एक्सप्लेनेशन टेबल जो मैंने आपको डिटेल में भी ऊपर समझाया है और इन प्रिसाइज यहाँ पर भी आपको समझा दिए। इससे क्या होगा, आपकी डबल रिवीजन हो गई होगी इस टेबल की और इन ट्रांजेक्शन्स की, जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स थी इनकी भी रिवीजन आपको अच्छे से हो गई होगी कि कौन से अकाउंट जो हैं अब इफेक्ट होंगे और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इसके थ्रू बनाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो अब अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं और अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, सो दैट वो होगा हमारे क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट। सो ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, जो होती है एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये लिखी हुई है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
यहाँ लिखेंगे हम सारी ट्रांजेक्शन्स और फिर उसके बाद अब इसको भी प्रिसाइज में समझते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन जो थी हमारी थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। किसने? जो समीर गोयल लाया था अपने बिजनेस में कैश, उससे हमने जो है बिजनेस जो है अपना स्टार्ट किया। सो डेफिनेटली कैश आया है तो कैश इंक्रीज होगा। किस अमाउंट से लाया था? 1 लाख की अमाउंट से, तो 1 लाख हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंक्रीज। और दूसरी साइड है वो कैपिटल। अब कैपिटल में इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं हम क्योंकि बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने अपने ऑनर को वापस करना है पैसा। क्यों? क्योंकि बिजनेस की अपनी लीगल आइडेंटिटी है डिफरेंट और हमारी जो ऑनर की है वो अलग आइडेंटिटी है। इसका मतलब है ऑनर में कम, ऑनर में गो, ऑनर में डाई, ऑनर में चेंज, उसकी आइडेंटिटी बिजनेस की अपनी अलग ही रहेगी। तो इसीलिए ये बिजनेस के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है, जिसको हम कैपिटल कह देते हैं। तो वो हो गई हमारी इंक्रीज 1 लाख से। बाकी अभी किसी के ऊपर भी इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं है, किसी भी ये सब हेड के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है वो क्या हुई है हमारी? ये हुई है 1 लाख हमारा कैश है हमारे हैंड में, और अभी स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है और क्रेडिटर्स भी अभी नहीं है, ना ही आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है हमारे। ठीक है, तो और हमारी कैपिटल है 1 लाख, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है बिजनेस को पे करने की। ठीक है, ऑनर को। तो 1 लाख हो गई हमारी क्या? इक्वल हो गई इस साइड के 1 लाख से, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो गई। नेक्स्ट है रेंट पे किया हमने इन एडवांस में। अब एडवांस में पे किया है, इसका मतलब है ये रेवेन्यू नेचर की आइटम होते हुए भी हम इसे कैपिटल में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पे कर दिया है इन एडवांस और ये होगा हमारा एसेट। एसेट क्यों होगा? क्योंकि एक एसेट एक ऐसी वैल्यू है जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं। और आप ध्यान दीजिए, पेमेंट हम रेंट की कर चुके हैं, फ्यूचर में इसका बेनिफिट लेंगे। बिल्डिंग, मान लो बिल्डिंग का रेंट पे किया है तो बिल्डिंग को यूज़ करके हम उसका फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे और इसकी पेमेंट हम कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा एसेट हुआ। और पेमेंट की है तो डेफिनेटली हमारा कैश जो है वो उस अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। किस अमाउंट से? 3000 की अमाउंट से। और ये है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस का एक यहाँ पे सब हेड ओपन करेंगे, हेड ये एसेट्स के अंदर, और इसको कर देंगे 3000 से इंक्रीज। और आपको समझ आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे जो हैं एसेट क्यों हैं। सो अब देखते हैं इसका इफेक्ट। लायबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 3000 माइनस 3000, इसका इफेक्ट भी नील हो गया और बाकी किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं है। तो ये हो गई हमारी मैच। ठीक है, और हम देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म हुई है इसको एडजस्ट करते हुए। तो यहाँ लिखेंगे हम अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 लाख माइनस 3000 होता है हमारा, कैश इन हैंड रह गया 97,000। अभी ये ओपन नहीं हुआ है अकाउंट, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन होंगे 3000 से, और ये है हमारा नील, और ये भी अभी हमारा नील है, और ये है हमारी 1 लाख। तो देखा जाए ये 1 लाख ये भी टोटल है और ये 1 लाख ये भी टोटल है। तो आई होप सो आपकी ये इक्वेशन भी मैच कर गई है और ये ट्रांजैक्शन जो है आपको अच्छे समझ आ गई है कि रेंट पेड इन एडवांस हमने एसेट क्यों शो किया है और इस ट्रांजैक्शन का किस तरह से हमने कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट डाला है। आपको इन डिटेल अच्छे समझ आ गया होगा ऊपर, और इन प्रिसाइज में यहाँ पे भी समझा रही हूँ तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ और उसे समझते हैं और देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होती है। और इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट डलेंगे दो, क्योंकि इसमें कैश में परचेज किया है और क्रेडिट में परचेज किया है। ठीक है, तो ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को समझना और फिर करना, क्योंकि कैश की मैं आपको एक बार कैश की समझाऊंगी फिर उसके बाद क्रेडिट का समझाऊंगी। तो चलिए करते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने परचेज किए गुड्स कैश से, डेफिनेटली कैश से परचेज किए तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ होगा किस अमाउंट से? 50,000 की परचेज किए हैं हमने कैश से, तो कैश हमारा डिक्रीज हुआ होगा 50,000 से। और जो स्टॉक है हमारा इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि परचेजेस गुड्स की हैं, ये गिव एंड टेक है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेफिनेटली ये हो गया हमारा 50,000 से स्टॉक इंक्रीज। ये होगी हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब इसका इफेक्ट जो है लायबिलिटी साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाकी जो हैं ये नील है और इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारी इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं क्या आता है, वो है हमारी क्रेडिट की। तो क्रेडिट पे हमने जब परचेज किए गुड्स वो तो इंक्रीज हुआ ही हमारा स्टॉक उस अमाउंट से, मतलब 20,000 के अमाउंट से स्टॉक तो इंक्रीज हुआ ही है, लेकिन उसी के साथ हमारा जो है क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन हो गया लायबिलिटी के अंडर।
ठीक है। तो क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए 20,000 से, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं की है, क्रेडिट पे लिए हैं, आपको फ्यूचर में जो है पेमेंट कर देंगे। सो बाकी अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट जो है कोई भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये हमारी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट भी सेम हो गया, -50,000 + 50,000 नील, यहाँ पे वैसे नील है। और इसका हो गया +20,000 एसेट साइड पे, +20,000 लायबिलिटी साइड पे, ये भी इक्वल हो गया। अब हम बनाते हैं, मतलब ये हमने इफेक्ट जो है बिल्कुल सही डाला अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, इसलिए ये जो है मैच कर रहा है। अब हम बनाते हैं अपनी न्यू इक्वेशन और देखते हैं कि अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम अपनी न्यू इक्वेशन। ठीक है, और देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है हमारी न्यू इक्वेशन क्या होती है। तो 97,000 - 50,000, तो ये हो गया कैश इन हैंड, हो गया हमारा 47,000 का। इसी तरह से स्टॉक हमारे पास आ गया 70,000 का, जिसमें से 50,000 का कैश में खरीदा है और 20,000 का क्रेडिट पे परचेज किया है। ठीक है, और ये हमने कैश पे परचेज किया है। सो बाकी अभी ये 3,000 का है। ठीक है, 3,000 की हमारी क्या थी, जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस थे रेंट का। फिर ये 20,000 की हमारी यहाँ पर है क्रेडिटर्स, और ये अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नील ही हैं। और 1 लाख की हमारी है क्या, कैपिटल। तो ये देखो 1,20,000 ये है, और अगर आप इसको टोटल करो 47,000 + 3,000 होता है हमारा 50,000, तो 50,000 + 70,000 होता है हमारा 1,20,000। ठीक है, सो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन जो है ये टैली कर गई है। नेक्स्ट है हमारा डी ट्रांजेक्शन, और उसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अब टैकल करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑन प्रॉफिट, मतलब हमने सेल की है गुड्स की, लेकिन प्रॉफिट पे सेल की है। ठीक है, चलिए इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं। सोल्ड किए गुड्स फॉर कैश, वो था हमारा, हमने किए थे 40,000 के गुड्स हमारी कॉस्ट थी। ठीक है, और हमने सेल किए थे 80,000 पे, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस था 80,000। तो इसका मतलब कैश कितना आया होगा हमारे हाथ में, इसका पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं सो दैट आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट में पहले लिखते हैं हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी। सेलिंग प्राइस था हमारा, हमने सेल किया है अपने गुड्स को 80,000 में से, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब गोडाउन से उसके अमाउंट वो थी हमारी 40,000। तो स्टॉक में से हमने 40,000 माइनस करना। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें 40,000 का। और प्रॉफिट किस में शो होता है, हमारे कैपिटल में शो होता है। ठीक है, कैपिटल में शो होता है हमें प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि सारी रेवेन्यू आइटम जितने भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो सारा हम कैपिटल में शो करते हैं, क्योंकि ऑनर का प्रॉफिट हो रहा है ये, तो डेफिनेटली ऑनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है हम ऑनर की कैपिटल इंक्रीज करेंगे 40,000 से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है उसे सेल करके। सो हमारे हाथ में कैश कितना आया, पहले अब मुझे बताओ। सेल करके हमारे हाथ में 80,000 का कैश आया है। ठीक है, तो 80,000 से क्या होगा, हमारा कैश जो है इंक्रीज हो जाएगा। हमारे गोडाउन से गुड्स कितने गए हैं, 70,000 के गुड्स हमारे पास थे, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे तो वो गए हमारे 40,000 के गुड्स हमारे निकल गए गोडाउन से। क्यों? क्योंकि हमने इसको कॉस्ट प्राइस पे इसलिए शो करना है, हमारी मर्जी है हमने कितने पे सेल करना है, प्रॉफिट पे कितने अमाउंट पे, लेकिन हमारे गोडाउन से तो 40,000 के ही गुड्स गए हैं ना, इसलिए हम इसे यहाँ पे माइनस करेंगे 40,000। सो इससे हुआ है हमारे को 40,000 का प्रॉफिट, जो मैं नीचे शो किया है। तो उससे क्या हुआ है, हमारे ऑनर को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी किससे, 40,000 से। मतलब बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने अब ऑनर को 1,40,000 पे करना है, जिसको प्रॉफिट भी हुआ है उसको बिजनेस करके। ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 40,000 की अमाउंट। तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो हमारी डेफिनेटली इस इक्वेशन का इफेक्ट देखो, 80,000 - 40,000, ऐसे साइड पे 40,000 आ रहा है, प्लस 40,000, और लाइबिलिटी साइड पे भी प्लस 40,000 आ रहा है। बाकी अकाउंट्स के ऊपर इसका ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है अभी। तो ये हो गई हमारी फाइनल न्यू इक्वेशन, जो होगी हमारी अब जो कैश होगा है इन हैंड, वो आएगा हमारा 47,000 + 80,000, वो होगा 1,27,000 का। ठीक है, और हमारे गोडाउन में अब स्टॉक कितने का रह गया है, वो रह गया हमारे पास 30,000 का। उसके बाद जो है 3,000 के हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और 20,000 के हमारे क्या हैं, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, और आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी कोई नहीं है और कैपिटल अब हमारी है 1,40,000 की। ठीक है, सो अगर आप देखो 1,40,000 प्लस 20,000 होता है 1,60,000, तो और 1,27,000 प्लस 3,000 अगर करें तो 1,30,000 होता है, और 1,30,000 में 30,000 और ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 1,60,000। तो हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस इक्वेशन से हो गई है कि ये इक्वल है, मतलब इक्वेशन जो है हमारी न्यू इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है, इक्वल आ रही है। नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश, हमने सैलरी पे की है कैश में, सो डेफिनेटली ये क्या है हमारी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को इफेक्ट करेगा। और सैलरी हमने कैश में पे की है, दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा कैश के ऊपर। तो कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हमारा, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पेमेंट की है, किस अमाउंट से डिक्रीज होगा, 4,500 के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। और उस साइड से हमारी कैपिटल जो है वो 4,500 के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने सैलरी की पेमेंट की है अपने एम्प्लॉयज़ को। सिंस वो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, तो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स का फाइनल इफेक्ट जो आता है P&L का, वो किस में शो होता है, हमारी कैपिटल में। मतलब कि अगर नेट प्रॉफिट आए तो ऐड होगा, नेट लॉस आए तो माइनस होगा कैपिटल में से। इसी तरह ये जो अमाउंट है ये हम माइनस करेंगे अपनी किस में से, कैपिटल में से। सो ये हुआ हमारा, बाकी अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हो गए। अभी यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। सो बाकी अब अगर हम देखें सेकेंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट करनी है तो हमारे ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, ये लाइबिलिटी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हुई हमारी, लाइबिलिटी हुई। क्यों, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी है, जो हमारे बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पेमेंट करने की। सो डेफिनेटली सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या हुई हमारी, ये हुई हमारी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हुई तो ये 1,000 जो है ये हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक हेड खोल लेंगे अपने लाइबिलिटी साइड पे और उसमें लिख देंगे 1,000 की हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी है 1,000 की। और सिंस हमने पेमेंट करनी है तो किस में से करेंगे, रेवेन्यू नेचर की आइटम है ये हम करेंगे कैपिटल में से। तो कैपिटल को 1,000 से हम डिक्रीज कर देंगे उसी समय, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की आइटम है और एक्सपेंस है हमारा, डेफिनेटली पेमेंट करनी है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल में से हम ये माइनस कर देंगे। आई होप सो आपको दोनों ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट समझ आ गया होगा। ये देखो -45,000 है, इधर भी -45,000 मैच कर रही है, और इधर +1,000 है और -1,000 है लायबिलिटी साइड पे, तो वो भी मैच कर रही है। ठीक है, तो चलिए अब इन सबको हम इसका जो न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो मैच करेगी या नहीं करेगी। तो न्यू इक्वेशन जो है वो बनेगी हमारी कैश इन हैंड 1,27,000 माइनस 4,500, तो वो होगी हमारी 122,500 मीन्स 1,22,500। और ये रहेंगे हमारे 30,000 का ही स्टॉक, ये होगा हमारे 3,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये होंगे हमारे 20,000 के होंगे क्रेडिटर्स, और ये 1,000 की हो जाएगी हमारी अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये हो जाएंगे हमारी जो कैपिटल है वो टोटल आ जाएगा हमारा, आई थिंक सो, हाँ वो आएगा हमारा 134,500 का, तो वो आएगा हमारा 134,500 का। जब दोनों साइड्स का टोटल करोगे तो देखना ये दोनों मैच करेंगे, क्योंकि हमारी सिंगल आइटम्स का भी इफेक्ट जो है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये मैच कर जाएगी। सो आई होप सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से इक्वेशन हमने प्रिपेयर की है इन दो ट्रांजेक्शन्स को, जो आउटस्टैंडिंग हमारी सैलरी थी और सैलरी जो हमने एडवांस में पे की थी, उसका अलग अलग इफेक्ट दिखाकर मैंने आपको समझा दिया है, और बाकी अकाउंट्स पे इस ट्रांजेक्शन का नलिफाइड इफेक्ट है, अभी कोई इफेक्ट नहीं डला। ठीक है, तो इसीलिए ये मैच कर गई है अब। सो नेक्स्ट है हमारा परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया तो डेफिनेटली कैपिटल में से कम होगा। अभी मोटरसाइकिल खरीदा है उसने, ये हमारा एसेट भी हो सकता था, लेकिन ये हमारा एसेट नहीं है क्योंकि इस एसेट का हमारे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है हमारे बिजनेस को। ठीक है, इस पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा, डेफिनेटली उसको पर्सनली बेनिफिट होगा ओनर को। सो ये जो होगा हम कहेंगे कि आप अपने कैपिटल में से वो कम कर दो, क्योंकि हमने आपके कैपिटल में से पेमेंट इतनी करनी थी तो आपने विड्रॉ करवा लिया उतना पैसा, तो आपके कैपिटल में से ही कम होगा, सिंस आपकी पर्सनल यूज़ के लिए और बिजनेस को अपनी मोटरसाइकिल का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेमेंट की होगी कैश में डेफिनेटली, तो एक साइड पर हमारा कैश कम होगा 30,000 से, और दूसरी साइड पर हमारी ऑनर की कैपिटल भी हम कम कर देंगे 30,000 से, कि इसको अब हमने 30,000 की पेमेंट कर दी है और हमने वो नहीं करनी, हमारी 30,000 की ऑब्लिगेशन जो है हमारे बिजनेस से ख़त्म हो गई है। सो अब देखते हैं, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन पे अब हमारी बनेगी फाइनल इक्वेशन, ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन,
जो हमारी प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो ये होगी हमारी फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो 1,22,500 में से अगर 30,000 गए तो हमारा कैश इन हैंड रह गया 92,500 का। ठीक है, और हमारे हाथ में स्टॉक है 30,000 का, और हमारे हाथ में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने प्री पे कर दिए थे वो हमारे एसेट हैं, सो डेफिनेटली वो हैं 3,000 के। ठीक है, और इस साइड पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 1,000 के, और हमारी कैपिटल रह गई है जो हमें पेमेंट करनी है अपने ऑनर को, वो रह गई है हमारी सिर्फ 1,40,500 की। सो 1,40,500 की हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन रह गई है कि हमने ऑनर को 1,40,500 ही पे करने हैं। सो इससे क्या हो गई है, हमारी इक्वेशन जो है मैच हो गई है, ये बिल्कुल सही इक्वेशन बनी है। अब हम बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में आपको दिखा देती हूँ किस तरह बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हम इनकी पोस्टिंग करेंगे। बैलेंस शीट में सिर्फ फाइनल इक्वेशन की ही पोस्टिंग होगी, ये फाइनल इक्वेशन की। ठीक है, और देखते हैं मैच करती है हमारी बैलेंस शीट या नहीं मैच करती है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट और देखते हैं मैच करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट, जिसकी बना रहे हैं वो लिखेंगे। ऑफ समीर गोयल बना रहे हैं, ऑनर की समीर गोयल की बनेगी। ठीक है, एज एट एज ऑन उस डेट का लिखेंगे जिस डेट की बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च या 31 दिसंबर, यही होते हैं 2 फाइनेंशियल ईयर, तो उनमें हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंस हमें दिया नहीं हुआ तो अभी हम इसे ऐसे रहने देंगे। तो ये होती है हमारी एसेट साइड, ये होती है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। ठीक है, ये होती है हमारी अमाउंट, यहाँ पे शो, ये होती है रुपीज़ में, और ये होती है हमारी अमाउंट का कॉलम एसेट का, ये होती है रुपीज़ में। ठीक है, तो पहले एसेट साइड पे हमारे पास कैश कितना है इन हैंड, जो हमारा रह गया है वो है हमारा 92,500 का। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक हमारे गोडाउन में कितना है जिसमें हम डील करते हैं बिजनेस, वो है हमारा 30,000 का। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे एसेट इसीलिए हैं क्योंकि इनकी पेमेंट हमने कर दिया, फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो है हमारी 3,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब आती है हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे पहले आएगी कैपिटल। कैपिटल कितनी है, जो ऑनर की हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ऑनर को पे करना है, वो है 1,04,500 की, या फिर 1,40,500 की। नेक्स्ट है हमारी क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने हैं, वो हैं हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने सैलरी पे करनी थी वो हमने पे नहीं की है अपने, तो डेफिनेटली वो हमारी लायबिलिटी है। हमारे बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हमने उसको फ्यूचर में अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है। वो कितनी थी हमारी 1,000 की। अब दोनों साइड्स का देखते हैं टोटल जो है वो मैच करता है, और अगर मैच करेगा सो डेफिनेटली हमारा जो फाइनल आंसर है, जो फाइनल इक्वेशन हमने प्रिपेयर की है वो हमने बिल्कुल सही की है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों साइड्स का टोटल क्या आता है। सो हमारी एसेट साइड का टोटल आ रहा है 1,25,500 मीन्स 1,25,500, और देखो तो लायबिलिटी का टोटल भी आ रहा है हमारा 1,25,500 मीन्स 1,25,500 हमारा लायबिलिटी साइड का भी टोटल आ रहा है। तो ये होगी हमारी मैच। मैच मतलब इक्वल हो गई हमारी एसेट साइड हमारी लायबिलिटी साइड के। इसका मतलब है अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है तो जो हमने फाइनल इक्वेशन बनाई थी अपनी, ये देखो क्वेश्चन में जो हमने फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर की थी अपनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन का हमने जैसे भी इफेक्ट डाला है वो सारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टेबल प्रिपेयर किया है हमने ये वाला, ये हमने बिल्कुल करेक्ट प्रिपेयर किया है। मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल करेक्टली प्रिपेयर्ड है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एक एक ट्रांजेक्शन को जो हमने इन स्टार्टिंग समझा है इंडिविजुअली, उसकी जो प्रिपरेशन यहाँ पर की है हमने इन समराइज्ड फॉर्म में, वो बिल्कुल करेक्ट की है, उसमें कोई भी एरर नहीं किया है। सो आई होप सो आपको इन डिटेल ये क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा कि किस तरह से हमने
पहले इसको डिटेल में समझा इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस को, फिर उसके बाद हमने इसकी बनाई एक टेबल जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन टेबल बनाया। फिर मैंने आपको प्रिसाइज में समझाया ये एक्सप्लेनेशन टेबल कि ये कौन से एसेट्स जो हैं इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाली साइड पे कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। फिर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की समराइज्ड फॉर्म में सारी ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट दिखाए और उसको भी प्रिसाइज में दोबारा समझाया कि किस तरह से कौन से अकाउंट इफेक्ट होगा और कौन से अकाउंट में हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करवाया कि हमने वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है। फिर उसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप में बैलेंस शीट प्रिपेयर की, जो हमने प्रिपेयर की है अपनी फाइनल इक्वेशन से। जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है उससे ही प्रिपेयर करनी है, याद रखना, ठीक है। उससे हमने ये प्रिपेयर की। फिर उसके बाद हम अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे कि हमारे एसेट साइड जो है, मतलब कि हमारी एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये लाइबिलिटीज के यहाँ पे मैं दोबारा से स्पेलिंग लिख देती हूँ करेक्टली। तो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये होगी हमारी मैच, हमारी बैलेंस शीट। सो आई होप सो ये कंसेप्ट, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इन डिटेल इस क्वेश्चन को समझने के लिए विद लॉजिकल रीजंस कि किस तरह से इसका इफेक्ट डालना है इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। और बाकी के जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में 1 बाय 1 करके, इसी तरह इन डिटेल में समझेंगे उसको भी, और उसको भी हम इसी तरह से इसी फॉर्मेट में करेंगे। सो आई होप सो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और रीजंस के साथ समझने के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।